हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें देखना है अबाउट आवर न्यू चैप्टर चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन रहेगा फ्रॉम चैप्टर 3 जहाँ पे हमने छोड़ा था, विच वाज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो उसके आगे हमने फिर एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात की थी इंडिया के, बट अब हमें देखना है अबाउट चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। वापस से इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को देखना है। सो हमें मालूम है कि 1947 में 1947 में इंडिपेंडेंस मिल रही है, एंड इन 1950 अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड देन इन 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, और इस पे जीत के आती है कांग्रेस। एंड कांग्रेस को 1952 में 364 सीट्स मिलती हैं। अगला इलेक्शन होता है 1957, 371 सीट, बिकॉज इसका रीज़न में हमने देखा था कि 1955 में अवधि सेशन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस बोलती है दैट वी हैड अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज अ गोल। तो सोशलिज्म के फेवर में जो लोग थे उनके वोट्स कांग्रेस को मिलते हैं। एंड देन 1962 में वापस से इलेक्शन हो रहा है, और इसमें कांग्रेस की सीट्स आ रही हैं 361। नाउ 1960, अब एक चीज़ और इसमें इसी के पैरेलल में एक चीज़ चल रही है, which is the 5-year plans, या फिर सिंपली FYP, 5-year plans, जिसमें पहला 5-year प्लान आया था 1951 एंड इट वाज अप टू 1956, जिसके आर्किटेक्ट थे मिस्टर KN राज। सेकेंड 5-year प्लान वाज फ्रॉम 1956 टू 1961, जिसके आर्किटेक्ट थे PC महालनोबिस। और फिर थर्ड 5-year प्लान आता है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं इस बुक में, फ्रॉम 1961 टू 1966। एंड इसके बाद इस 5-year प्लान के दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके बाद हमें प्लान से ब्रेक लेना पड़ता है। ठीक है, इवेंट्स लाइक सबसे पहले 1962 इंडो चाइना वॉर, 1964 में नेहरू जी की डेथ, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ। ठीक है, और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब इकोनॉमी की, तो इसीलिए 5-year प्लान से हमें ब्रेक लेते हैं और एनुअल प्लान्स लेके आते हैं फ्रॉम 1966, देन 1966 टू 67, 67 टू 68 एंड 1968 टू 69। ये 3 एनुअल प्लान्स आते हैं। ठीक है, सो अब हमें इन्हीं चैलेंजेस के बारे में देखना है कि इसके बाद कैसे इन चैलेंजेस को कोप किया गया और आगे चल के फिर कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चली इंडिया के पॉलिटिक्स में। ठीक है, सो पहला टॉपिक विल बी द चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन। सो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो रही है। अब हुआ क्या कि क्योंकि 1962 के वॉर के बाद से पहले से कांग्रेस की इमेज जो थी वो खराब होती जा रही थी, है ना, डिग्रेड हो रही थी। ऊपर से नेहरू जी की जो कि टॉप लेवल लीडर थे, जिनके कारण कह सकते हैं एक तरह से कि इंडिया लेवल पे रीच थी कांग्रेस की, पॉपुलैरिटी थी, वो लीडर भी अब नहीं रहे। तो बहुत लोगों के एस्टिमेट्स थे कि अब कोई पॉलिटिकल सक्सेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा, कांग्रेस टूट जाएगी एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। बट होता क्या है, 1966 में
एक स्मूथ सक्सेशन होता है जिसमें 1964 में ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है और पीएम बनते हैं फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। एक चीज़ और याद रखना 1960s में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इसके कारण इन सब के कारण 1960s को कहा जाता है द डेंजरस डिकेड इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, कहाँ गया हाँ इस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर के एन राज, के एन राज नहीं, के कामाराज। के कामाराज वॉज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये कहाँ से हटेगा, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, और इन्होंने एक स्मूथ ट्रांजिशन करवा दिया था। अब लाल बहादुर शास्त्री पीएम बन चुके हैं और इनके टाइम पीरियड पे वहाँ पे डेवलपमेंट लिखना भूल गया था मैं, विच वॉज द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। एंड इस वॉर में पीएम रहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। एंड इस वॉर के बाद 1966 में जो एग्रीमेंट होता है ताशकंद एग्रीमेंट, वो करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद जाते हैं। ये पिछले चैप्टर हमने देखा था, ताशकंद जाते हैं एंड इनकी वहीं पे एंड इनकी ताशकंद एग्रीमेंट के टाइम पे ही अगले ही दिन जनवरी में आई गेस 9 जनवरी था या फिर 10 जनवरी, 9 जनवरी को एग्रीमेंट होता है, 10 जनवरी को इनकी मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। अब किसी को नहीं पता कैसे इनकी डेथ हुई। अब वापस से प्रॉब्लम आ गई पॉलिटिकल सक्सेशन की इन इंडिया 1966, और अब कोई पॉपुलर लीडर भी नहीं है इंडिया में, मतलब कह सकते हो इंडिया में इन द सेंस कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लीडर थे इस टाइम पे वो थे मिस्टर मोरारजी देसाई, एक्सपीरियंस लीडर भी थे। बट कांग्रेस के अंदर एक फैक्शन वर्क करता था, ग्रुप ऑफ लीडर्स, इनका फैक्शन वर्क करता था जिसको कहते थे सिंडिकेट। एंड इनको अपनी चलानी रहती थी। बट इफ मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो इन लीडर्स की बात सुनी नहीं जाएगी, मोरारजी देसाई अपनी बात रखेंगे। इसलिए इन्होंने ट्राई किया कि अभी इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ये अभी उतनी कोई बड़ी लीडर है नहीं, ऊपर से विमेन कैंडिडेट है, इसके साथ भी कह सकते हो इनएक्सपीरियंस लीडर है। तो इनको लीडर बनाना बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रॉफिटेबल रहेगा सिंडिकेट के लिए, कि वो इनको गोगी गुड़िया बनाकर अपना काम इनसे निकलवाएंगे। ठीक है, तो 1966 में ही बैलेट पेपर इलेक्शंस होते हैं एंड इंदिरा गांधी जीत जाती हैं कांग्रेस के अंदर ही और अगली पीएम बन जाती हैं। अब ऐसा नहीं था कि इंदिरा गांधी पहले कभी लीडर नहीं रही हैं। 1958 में कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं एंड शास्त्री जी की कैबिनेट में फ्रॉम 1964 टू 66 शी वॉज ऑल्सो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो बन गई हैं प्राइम मिनिस्टर। दूसरी चीज़, 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनती है, 1967 में इलेक्शंस होते हैं जो कि पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहे जाते हैं द पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस। ठीक है, तो अब समझ में आ गया लीडर्स को कि कांग्रेस की डोमिनेंस खत्म होने वाली है। तो एक तरह से ये भी है 1967 जो था उस ईयर को बोलते हैं द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेशन या फिर डोमिनेंस। ठीक, द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। और इसमें कांग्रेस पार्टी को आई गेस 283 सीट्स मिलती हैं। ऑफकोर्स इन्होंने मेजॉरिटी हासिल कर ली थी, बट जो नंबर्स थे सीट्स के वो बहुत ज़्यादा, उसमें हमें क्या गिरावट देखने को मिलती है। ओके, सो एक बार इसको डिटेल में देखते हैं। फोर्थ जनरल इलेक्शन, तो फोर्थ जनरल इलेक्शन मतलब 1967 जनरल इलेक्शन के टाइम पे हो क्या रहा है। पहले तो 2 क्विक सक्सेशन हो चुके हैं
नए पीएम बन चुके हैं, और एक तरह से ये सब पूरा हुआ है विद इन अ ईयर और लेस देन अ ईयर। दूसरी चीज़, इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है ना। इस टाइम पे देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? क्योंकि मानसून फेलियर हो चुके हैं और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी मानसून डिपेंडेंट है। ऊपर से इस टाइम पे हमने देखा था इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, तभी के टाइम से फेमीन्स चल रहे थे, है ना, वो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं। मानसून फेलियर, ड्रॉट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। दूसरी चीज़, फॉरेन एक्सचेंज अपने गिर गए, है ना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट गिर गए उसके चक्कर में, तो वो इनकम नहीं आ रही है। एंड तीसरा, क्योंकि 1962 के बाद से हमने मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दिया था, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर अब बढ़ रहा है, तो उसमें ज़्यादा पैसा जा रहा है, एंड प्लानिंग में कम पैसा जा रहा है, तो डेवलपमेंट उतनी हो नहीं पा रही है। तो एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। एंड सेकेंड की इंडियन जो करेंसी थी, यूएसए के प्रेशर में आके उसका डिवैल्यूएशन करा दिया गया। लाइक अर्लियर $1 में 5 रुपये होते थे, बट इसके बाद 7 से ज़्यादा रुपये आने लगे एक यूएस डॉलर में, क्योंकि उसको डिवैल्यूएशन करवाया गया अंडर यूएसए प्रेशर। दूसरी चीज़, प्राइस राइज हो गया, है ना, प्राइस राइज क्योंकि रुपये गिर गया, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो बाहर से आ रही हैं वो तो उतने की आएंगी, बट क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई तो इंडियंस को महंगी मिलेंगी, और फूड स्कार्सिटी हो ही रही है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो इसके कारण बहुत से प्रोटेस्ट वगैरह, बांस, हड़ताल, ये सब ऑर्गेनाइज किए गए थे, और गवर्नमेंट भी इसको एक तरह से पीपल्स प्रॉब्लम की तरह, मतलब कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह देखती थी, नॉट एज अ पीपल्स प्रॉब्लम। तो लोगों की समस्या ना देख के लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम देख रही थी, और इसीलिए एक पॉपुलर अनरेस्ट का माहौल क्रिएट हो गया, पॉपुलर अनरेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस, जिसके फिर रिजल्ट में हमें देखने को मिलती है कांग्रेस की हार, या फिर हार नहीं कह सकते हो, कांग्रेस की सीट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, लाइक इसी टाइम पे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी स्ट्रगल कर रही हैं इक्वालिटी के लिए। हमने देखा था 1964 ऑफकोर्स CPIM बनती है, CPIM भी आगे चल के टूटती है और CPI-ML बनती है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जो कि आर्म्ड एजिटेशन करते हैं, पीजेंट एजिटेशन करते हैं। एंड इसी टाइम पे एक और चीज़ हो रही है, which was the worst Hindu Muslim riots from since independence कह सकते हो, since independence। एंड एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे एक थ्योरी वाइडली पॉपुलर हो रही है अगेंस्ट कांग्रेस, जो पॉपुलर भी हो रही है तो अमंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि है अबाउट नॉन कांग्रेसिज्म। एंड दिस philosophy was given by Mr. राम मनोहर लोहिया, और 1967 में ये फिलॉसफी देते हैं, और इसी साल इनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो नॉन कांग्रेसिज्म में आइडियोलॉजी में ये बताते हैं कि सारी अपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ आ जाना चाहिए, एक एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाना चाहिए, जिससे ऊपर से होगा क्या कि कांग्रेस में एक नॉन इनएक्सपीरियंस पीएम भी है, ऊपर से कांग्रेस की वैल्यू भी गिरती जा रही है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, तो सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाएंगी, तो होगा क्या कि कांग्रेस के वोट्स जो है वो अपोजिशन के वोट्स डिवाइड नहीं होंगे और कांग्रेस को हम हरा सकते हैं। ये इनकी थिंकिंग थी, ठीक है, और एक तरह से बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट थी। और इसके बाद इन्होंने कह सकते हो इलेक्टोरल वर्डिक्ट में इसके रिजल्ट भी देखने को मिलता है। लाइक 1967 में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इट वॉज टर्म्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर कांग्रेस। आधे से ज़्यादा मिनिस्टर्स जो कि इंदिरा गांधी कैबिनेट में रहते थे वो उनकी हार हो गई थी, है, लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स, के कामाराज हार गए, एस के पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल, के बी सहाय बिहार, इन सब की कह सकते हो कि अभी तक जो सबसे बड़े लीडर्स हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनकी भी हार हो गई। 7 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आती है, और बहुत जगह पे कोलिजन के कारण भी नहीं आते, डिफेक्शन हो जाता है मतलब वहाँ पे। ओके, तो ओवरऑल 9 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आ पाती। एंड मद्रास में 1967 में ही, और ये जो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी थी ये अप्लाई की गई थी ऑन द स्टेट लेवल, क्योंकि उस टाइम पे नेशनल और स्टेट लेवल इलेक्शन एक साथ होते थे। तो स्टेट लेवल पे 9 स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं आती है, विच वॉज फ्रॉम पंजाब, बिहार, यूपी, एमपी, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड मद्रास एंड केरला।
और मद्रास में इसी टाइम पे पहली बार नॉन कांग्रेस मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन रही है, क्लियर मेजॉरिटी। अभी तक 1957 हमने देखा था केरला में बनती है कम्युनिस्ट लेड अलायंस की गवर्नमेंट, बट वो उसमें मेजॉरिटी नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी की। एंड इस बार क्या हो रहा है, पहली बार मद्रास में डीएमके पार्टी की मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनती है और इनको सपोर्ट मिलता है बाय मैसिव एंटी हिंदी एजिटेशन, जिसमें स्टूडेंट्स इनका साथ देते हैं, और अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट निकाले थे। नाउ अब थोड़ा कोलिजन के नेचर के बारे में देख लेते हैं। पहली बार 1967 के इलेक्शन में कोलिजन का नेचर सामने आता है इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो 1967 में क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती, तो बहुत बार कोलिजन्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। नॉन कांग्रेस पार्टीज ने कोलिजन्स बना के रखे थे, जो हमने देखा फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, जिसमें से एक हो गया जो कि कह सकते हो नॉर्दर्न स्टेट्स में जो कोलिजन बने हुए थे एंड कह सकते हो नॉन कांग्रेस पार्टीज के, उसका नाम था संयुक्त विधायक दल। एंड पंजाब एंड हरियाणा में इन्हीं कोलिजन का नाम था द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। तो इसको हम कह सकते हैं एसवीडी एंड इसको पीयूएफ, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ इसमें और नोटिस की गई, कोलिजन कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज कोलिजन में आती हैं जिनकी आइडियोलॉजी एकदम एक दूसरे से अगेंस्ट में है ना। लाइक बीजेपी आ रही है, एकदम राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी विद सीपीआई और सीपीआईएम एक साथ आ रही है। सोशलिस्ट पार्टी के साथ कह सकते हो भारतीय जनसंघ आ रही है, बीजेपी तो थी नहीं उस टाइम पे, सॉरी, जनसंघ पार्टी आ रही है। और इसी टाइम पे पॉपुलर सेइंग भी वायरल हुई थी, विच वॉज द टर्म आया राम गया राम, और इस सेइंग यूज करते थे डिफेक्शन के लिए। इसके ओरिजिन की स्टोरी ये है कि गया लाल करके एक एमएलए हुआ करते थे हरियाणा के पीयूएफ में, मतलब पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में, और इन्होंने एक फोर्टनाइट के अंदर 3 बार अपनी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज की थी, फ्रॉम पीयूएफ टू कांग्रेस, देन फ्रॉम कांग्रेस टू अगेन पीयूएफ, ठीक है। और इसी को कहते हैं डिफेक्शन। तो इसी टाइम पे डिफेक्शन भी पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में सामने आया सबके, है ना। डिफेक्शन में प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग गवर्नमेंट्स एंड फॉर एक तरह से गवर्नमेंट तो इन्होंने बनाई, बट गवर्नमेंट गिराने के लिए भी डिफेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है ना। अब देखते हैं इन द स्प्लिट इन कांग्रेस। सो 1969 में, अब 1967 इलेक्शंस हो चुके हैं, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, मतलब मेजॉरिटी अभी भी है बट बहुत ज़्यादा कम की मेजॉरिटी हो चुकी है, और सिंडिकेट के जो के कामराज वगैरह लीडर्स थे वो हार चुके हैं, बट कांग्रेस के अंदर अभी वो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं। तो अब होने क्या लगा कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी अब कांग्रेस को रिस्टोरेशन करवाना चाहती हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अब चल रही हैं और सिंडिकेट की बात नहीं सुन रही। ऐसा सिंडिकेट चाहते थे कि गू की गुड़िया बन के रहे, बट वो वैसे नहीं थी और अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से पॉलिटिकल पॉलिसीज फ्रेम कर रही थी। तो हुआ क्या कि इनिशियली इंदिरा गांधी को सपोर्ट मिल गया सिंडिकेट का, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एडवाइस फॉलो करेंगी, बट बाद में इंदिरा गांधी ने खुद के किचन कैबिनेट बना लिया था। किचन कैबिनेट मतलब कि कुछ ऐसे लोगों के कैबिनेट जो गवर्नमेंट में नहीं है ना, गवर्नमेंट से बाहर होकर एडवाइस देते थे इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी उनकी बात मानती थी, और एक तरह सिंडिकेट साइड लाइन हो गया था। और इनके पास चैलेंज, इंदिरा गांधी के पास भी चैलेंज थे, उनको भी मालूम था सिंडिकेट मेरे ऊपर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे उनको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। दूसरा, पॉलिटिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल ग्राउंड में जो कह सकते हो लॉस हुआ है कांग्रेस का, उसको रिस्टोर करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए इंदिरा गांधी ने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए, है ना। उन्होंने इस पावर स्ट्रगल को, पावर के लिए जो स्ट्रगल हुआ, शी कन्वर्टेड इट इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, कि वो उनकी आइडियोलॉजी ही अलग है, वो गरीबों के साथ नहीं, हम गरीबों के साथ हैं। और इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेशन लिया, और लेफ्ट ओरिएंटेशन के लेने से बहुत सारी नए नए पॉलिसीज़ लेके आई, लाइक 10 पॉइंट प्रोग्राम। सो एक चीज़ याद में लिख लो, 10 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि आता है इन मई 1967, ठीक है ना। अब 10 पॉइंट प्रोग्राम बात करता है कि हम
जितने ज़्यादातर बड़े बड़े बैंक हैं उनका सोशल कंट्रोल रखेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन होगा। अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम में एक अपर लेवल लग जाएगा, सीलिंग लेवल लग जाएगा। एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स होगा एंड लैंड रिफॉर्म्स होंगे और प्रोविजन फॉर हाउसिंग साइट्स फॉर पुअर, है ना, जो पीएम आवास योजना होती है। तो इससे हुआ क्या कि लेफ्ट विंग वगैरह के जो लोग थे उनका भी इनको सपोर्ट मिलता है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि पहले सब रिफ्ट चलने लगी है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट। ये रिफ्ट पब्लिकली सामने आती है इन 1969 में। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी डेथ हो जाती है। और अब ये था कि अब नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो उसके इलेक्शंस होने थे। तो इलेक्शन के लिए सिंडिकेट ने अपना एक मेंबर निकाला विच वॉज एन संजीवा रेड्डी, जो कि उस टाइम पर लोकसभा स्पीकर थे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं जाकिर हुसैन साहब की डेथ होती है एंड अब फ्रेश इलेक्शंस होंगे फॉर प्रेसिडेंट। इसमें सिंडिकेट मतलब कि एक तरह से कांग्रेस ही अपना लीडर निकालती है विच वॉज या फिर हु वॉज एन संजीवा रेड्डी, जो कि एक तरह से बहुत बड़े राइवल थे इंदिरा गांधी के पॉलिटिकली। तो इंदिरा गांधी को भी मालूम था कि इनको इसीलिए लाया जा रहा है सामने, इससे प्रेसिडेंट बनेंगे तो इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज़ है उसमें रुकावट पैदा करेंगे, उनको उनकी तरह से पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। सो इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर वी गिरी, उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि आप अपनी पोस्ट छोड़कर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कंटेस्ट करें। सो इंदिरा गांधी ने सपोर्ट दिया अपना टू मिस्टर वी गिरी। ठीक है, वी गिरी को अपना सपोर्ट दिया और फिर होता क्या है, वी गिरी ये इलेक्शन जीत जाते हैं क्योंकि इंदिरा गांधी के सपोर्ट था उनको। ठीक है, तो इससे हुआ क्या कि अब ये पॉलिटिकल जो रिफ्ट था वो लोगों के सामने आ गया। और ऊपर से क्योंकि कांग्रेस की होते हुए इंदिरा गांधी ने वी गिरी को सपोर्ट किया और एक एन संजीवा रेड्डी के लिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे एन निजलिंगप्पा, उन्होंने एक विप इशू किया था। विप ऐसा होता है कि एक तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक तरह से इंस्ट्रक्शन रहता है जो कि सभी मेंबर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो विप इशू किया उसके कि हमें वोट करना है एन संजीवा रेड्डी को। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, जब कांग्रेस की एक एनुअल मीटिंग होती है हर साल, उसमें इंदिरा गांधी ने सिंपली कह दिया है विप के अगेंस्ट जाकर कि अपने कंसाइंस के हिसाब से वोट देना है। तो इसके रिजल्ट में हुआ कि वी गिरी ये इलेक्शन जीत जाते हैं। और इसको देखकर एन निजलिंगप्पा थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से एक्सपेल कर दिया। तो अभी आईएनसी का हिस्सा ही नहीं रह गई। तो अब दूसरा रिफ्ट स्टार्ट हुआ कि आईएनसी ओरिजिनल कौन सी। इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरी वाली आईएनसी अभी वही है, क्योंकि इंदिरा गांधी निकली तो इनके साथ बहुत सारे और एमपीज एमएलएज निकल के आ गए जो इनके सपोर्टर्स थे और ये कह रहे हैं कि इनकी आईएनसी ओरिजिनल है। तो आईएनसी दो हो गई, एक हो गई आईएनसी ओ या फिर कांग्रेस ओ, एंड एक हो गया आईएनसी आर। ठीक है, और इसको बहुत बार आईएनसी आई भी कहते थे। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजर्स। इसमें बात हो रही है अबाउट AICC विच इज़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग होती है, जो हमने बताया हर साल होती है, तो इसने वो ऑर्गेनाइज की थी। एंड आर का मतलब होता है रिक्वेशनिस्ट, जिसने रिक्वेस्ट की थी वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड बहुत बार इसको INC आई भी कहते हैं टू रेफर इंदिरा गांधी। ठीक है, तो 1969 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई, न्यू कांग्रेस फिर और ओल्ड कांग्रेस। और कैसे भी करके इंदिरा गांधी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट लेकर अपनी गवर्नमेंट बचा ली, है ना, कि अभी PM रह गई है, मेजॉरिटी इन्होंने हासिल कर ली। ठीक है, सो अब 1969 पे जो स्प्लिट होता है, अब अगले इलेक्शन के लिए 1969 में एक स्प्लिट होता है कांग्रेस में। INCR। और अब होता क्या है कि कांग्रेस आर जो थी इस टाइम पे पावर में बनी रहती है क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता है लेफ्टिस्ट पार्टीज का, CPIS प्लस DMK, क्योंकि 10 पॉइंट प्रोग्राम पूरा आइडियोलॉजी ये सब था इनके साथ।
सो अब अगले इलेक्शन के लिए कांग्रेस आर ने अभी से ही स्लोगन देना स्टार्ट कर दिया, एक पॉजिटिव स्लोगन विच वॉज गरीबी हटाओ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ करेंगे, रूरल लैंड होल्डिंग और अर्बन प्रॉपर्टी पे कह सकते हो नई पॉलिसीज लेकर आएंगे, डिस्पैरिटीज को कम करेंगे, एंड प्रिंसली स्टेट्स में जो प्रिवी पर्स मिलते थे, प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे उनको प्रिवी पर्स दिए जाते थे फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, उसको हम रोकेंगे और साथ में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आएंगे। तो ये पॉजिटिव स्लोगन दिया इंदिरा गांधी कांग्रेस आर ने। और वहीं कांग्रेस और अदर पार्टीज मिलकर, कांग्रेस हो तो अलग सी लड़ती है, बट जितनी भी अदर नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन्होंने मिलकर बनाया था ग्रैंड अलायंस टू फाइट अगेंस्ट कांग्रेस। सो इससे हुआ क्या कि अब इलेक्शन का एक माहौल बन रहा है और इंदिरा गांधी पॉजिटिव स्लोगन के साथ लीड कर रही है, विच इज गरीबी हटाओ। और ये देख पा रहे हैं इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन 1970 दिसंबर इंदिरा गांधी लोकसभा को डिसॉल्व करवा देती हैं। तो क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो फेब 1971 में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट ये आता है कि जितने भी, अब हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना कि ग्रैंड अलायंस में नॉन कांग्रेस प्लस नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज थी। नॉन कम्युनिस्ट क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टीज तो कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस आर। सो ग्रैंड अलायंस जो था, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी, द ग्रैंड अलायंस टर्न्ड इनटू अ ग्रैंड फेलियर। ठीक है। और कांग्रेस ओ जिसको लीड कर रहे थे सिंडिकेट वाले के कामराज, वो भी ओवरऑल केवल 16 सीट्स गेन कर पाते हैं, 16 सीट्स, और ग्रैंड अलायंस को लेस देन 40 सीट्स। कांग्रेस आर को मिलते हैं ओवरऑल 352 सीट्स, और इफ इनके हम सीपीआई से जो अलायंस था उसको देख के चले सो ओवरऑल 375 सीट्स कांग्रेस आर को मिल रही थी। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसकी जस्ट बाद हमने देखा था कि 1971 में ही मार्च में प्रोक्लेमेशन होता है बांग्लादेश का, और दिसंबर में वॉर होती है। जब बांग्लादेश बनता है सो एक इंडो पाक वॉर होती है, जिसमें इंदिरा गांधी फिर कह सकते हो उस टाइम पे लीडर थी, पीएम थी, बट इंडियन आर्मी ने ईजिली पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट कर दिया, तो बांग्लादेश बन गया था। तो इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट मिलता है इंदिरा गांधी को। 1972 पे जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेट इलेक्शन से 1967 में, 1970 में लोकसभा डिसॉल्व हुआ बट स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, तो इसलिए इनका इलेक्शंस तो अगले 5 साल में ही होगा, विच इज 1972। तो 1972 में अगेन जब स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, सो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बन रही है ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनती है, और वो उसका ये रिजल्ट था ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर में जो विक्ट्री मिलती है इंडिया को। ठीक है। तो एक तरह से हुआ क्या, द कांग्रेस डोमिनेंस वॉज रिस्टोर्ड, लेकिन एक तरह से रिस्टोरेशन तो हो गया, बट एक इसको रिस्टोरेशन ज़्यादा हम कह सकते हैं री इन्वेंशन ऑफ कांग्रेस, क्योंकि इट वॉज अ न्यू कांग्रेस। इसका उस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था जिस तरह का पहले हुआ करता था। तो इट हैज़ अ वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कोई फैक्शंस नहीं थे, कोई अकोमोडेशन नहीं था इसके अंदर, केवल एक इंसान या फिर एक लीडर की बात सुनी जाती थी। इट डिपेंडेड मोर ऑन सम, है ना, कुछ लोगों में ज़्यादा डिपेंडेंट थी। सोशल ग्रुप्स में ज़्यादातर पुअर, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ ये लोग आ गए थे। पहले की तरह एकदम रेनबो लाइक कोलिशन नहीं बची थी कांग्रेस। ठीक है। और लिमिटेशंस ये हुई कि इन सब चीज़ों का कि अब इसके पास टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनली एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं रह गई। इंदिरा गांधी ने कंसोलिडेशन ऑफ पावर तो कर लिया, बट धीरे धीरे पीपल्स के लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो गिर गई, क्योंकि उस पर एक्ट नहीं कर पाई जिस तरह उन्होंने वादे किए थे उसके अकॉर्डिंग। एंड दूसरी चीज़, इन्हीं सब के कारण पॉपुलर मोबिलाइजेशन, पॉपुलर अनरेस्ट क्रिएट होता है पूरे इंडिया में, जिसके कारण फिर हम आगे देखते हैं कि 1975 में इमरजेंसी लगानी पड़ जाती है। एंड ये पूरा टॉपिक हम देखेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो गया। टिल देन, थैंक यू।